भारत में किसी की जमीन पर या मकान पर अवैध कब्जा हो जाना, ये कितनी आम और सच कहूं तो कितनी निराशाजनक समस्या है। कानूनी प्रक्रियाएं इतनी लंबी और थका देने वाली होती हैं कि कई बार तो मालिक उम्मीद ही छोड़ देते हैं, सालों साल बस अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। बिल्कुल। न्याय मिलते मिलते अन्याय जैसा लगने लगता है। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। क्या इस समस्या का कोई तेज, कोई अचूक समाधान है? हमारे पास जो स्रोत है वो एक नया कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 111(7 और सुप्रीम कोर्ट के 7 बहुत महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण करते हैं। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन ये है कि हम समझें कि ये नई कानूनी प्रक्रिया आखिर है क्या। और दावा बहुत बड़ा है। हाँ, दावा बहुत बड़ा है कि इसके जरिए सिर्फ 5 से 7 दिनों में अवैध कब्जा हटवाया जा सकता है, कब्जा करने वाले को जेल हो सकती है और भारी जुर्माना भी। चलिए इस दावे की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो सबसे पहले इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? जो मौजूदा कानून थे, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, उनमें ऐसी क्या कमी थी? देखिए, कमी थी प्रक्रिया की लंबाई और उसकी जटिलता में। स्रोतों के अनुसार पुराने कानूनों में मामला सालों साल खींचता है। कब्जा करने वाला व्यक्ति जानता है कि उसे तुरंत कोई सजा नहीं मिलने वाली। इस लंबी प्रक्रिया का वो पूरा फायदा उठाता है, संपत्ति का इस्तेमाल करता है और कई बार तो वो एडवर्स पोजेशन वाला मामला। बिल्कुल, 12 साल से ज्यादा कब्जा रखने के बाद एडवर्स पोजेशन यानी मालिकाना हक का दावा तक कर देता है। तो इसी माहौल ने एक तरह से कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद कर दिए थे। मतलब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो तेज हो और जिसमें सजा का डर भी हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इस भारतीय न्याय संहिता में ऐसा क्या अलग है? कौन सी धारा है जो इस समस्या से सीधे निपटती है और इसकी खासियत क्या है? ये नया कानूनी हथियार है भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और खास तौर पे उसकी उपधारा 7। और यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ये धारा सीधे उस व्यक्ति को निशाना बनाती है जिसके पास ऐसी कोई चल या अचल संपत्ति है जिसका वो कोई वैध हिसाब या सबूत, जिसे लीगल अकाउंट कहते हैं। हाँ, लीगल अकाउंट या प्रूफ ऑफ लेजिटिमेट एक्विजिशन, वो नहीं दे सकता। और अगर कोई ऐसा हिसाब नहीं दे पाता है तो क्या होता है? सजा क्या है? सजा बहुत बहुत कठोर है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। कानून में प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति को सरकार तत्काल प्रभाव से जब्त कर सकती है। जब्त कर सकती है? और अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 साल? हाँ, और साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है जो और भी बढ़ सकता है। तो मकसद सिर्फ कब्जा छुड़वाना नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश देना है। 1 मिनट, 10 साल तक की जेल और संपत्ति जब्त, ये तो बहुत ही सख्त कानून है। लेकिन क्या इस कानून के गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? मतलब कोई इसे अपने व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर सकता, बस एक झूठा आरोप लगाकर? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और कानून बनाने वालों ने इसका ध्यान रखा है। यहीं पे इस कानून का असली संदर्भ सामने आता है जो अक्सर शुरुआती चर्चा में खो जाता है। अच्छा। ये धारा हर किसी के लिए नहीं है, इसका एक बहुत ही विशिष्ट दायरा है। ठीक है, तो वो क्या है? सोतों में सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों का जिक्र बार बार आ रहा है। कहा जा रहा है कि आवेदन के साथ इन्हें लगाना जरूरी है। क्या यही वो सेफ्टी वाल्व है? ये फैसले हैं क्या? हाँ, आप इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व कह सकती हैं। देखिए, ये 7 फैसले कोई जादू की छड़ी नहीं है। स्रोतों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये वो लैंडमार्क केस हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में संगठित अपराध को परिभाषित करने में मदद की है। संगठित अपराध? हाँ, इन फैसलों ने कुछ सिद्धांत स्थापित किए हैं, जैसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट क्या होता है, उसके सदस्य की जिम्मेदारी कैसे तय होगी और सबसे महत्वपूर्ण, सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, कब आरोपी पर डाला जा सकता है। तो जब आप अपने आवेदन के साथ ये फैसले लगाते हैं तो आप असल में अदालत को ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपका मामला एक साधारण संपत्ति विवाद नहीं बल्कि संगठित अपराध के गंभीर दायरे में आता है। अरे एक मिनट, तो इसका मतलब ये जो 5 दिन में कब्जा छुड़ाने वाली बात है वो आम आदमी के किराएदार मकान मालिक वाले झगड़े के लिए है ही नहीं। ये तो सीधे सीधे माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ बनाया गया हथियार है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है।
बीएनएस की धारा 111 का पूरा अध्याय संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित है। पूरा अध्याय ही? हाँ, इसलिए धारा 111(7) सिर्फ और सिर्फ तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति हो और ये शक हो कि वो संपत्ति किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या उसके बिहाफ पर रखी गई है और वो व्यक्ति उसका कोई संतोषजनक हिसाब न दे पाए। तो फिर एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी का किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा या किसी पड़ोसी ने बाउंड्री वॉल थोड़ी अंदर बना ली, क्या ये मामले इस धारा के तहत आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मामले सिविल विवाद हैं और पुराने कानूनों के तहत ही चलेंगे। अच्छा। इस धारा का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ये साबित करना होगा कि कब्जा करने वाला व्यक्ति या तो खुद किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है या किसी ऐसे सिंडिकेट के लिए काम कर रहा है। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र के मकोका और गुजरात के गुचटोका जैसे सख्त कानूनों से ली गई है, जो खास तौर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए ही बने थे। बिल्कुल ठीक है, तो ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो रही है। ये एक स्पेशलिस्ट टूल है, हर मर्ज की दवा नहीं। अब चूंकि कानून को लागू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, जैसा कि हमारे स्रोतों में फरवरी 2026 तक की जानकारी है, तो क्या अदालतों से कोई शुरुआती रुझान देखने को मिला है? अदालतें इस संगठित अपराध सिंडिकेट वाली शर्त को कितनी गंभीरता से ले रही हैं? हाँ, शुरुआती मामले आने लगे हैं और उनसे एक स्पष्ट पैटर्न उभर रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला सीधे तौर पर धारा 111(7) की व्याख्या करते हुए तो नहीं आया है, लेकिन 2025-26 के कुछ हाई कोर्ट के मामले हैं जिनसे तस्वीर काफी साफ होती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमें समझ आए कि जमीनी हकीकत क्या है? जरूर। एक मामला है सचिन मेना कुंडे बनाम कर्नाटक राज्य, जो फरवरी 2025 का है। इसमें एक व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 111(7) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने एफआईआर को ही रद्द कर दिया। एफआईआर ही रद्द कर दी? हाँ, और अदालत का तर्क बहुत सीधा था। अभियोजन पक्ष यानी पुलिस यह साबित करने के लिए कोई भी शुरुआती सबूत पेश नहीं कर पाई कि आरोपी का किसी संगठित अपराध सिंडिकेट से कोई लेना देना था। अच्छा। सिर्फ ये कहना कि कब्जा अवैध है इस सख्त धारा को लागू करने के लिए काफी नहीं था। मतलब सिंडिकेट से लिंक न होने पर अदालत ने केस को बिल्कुल शुरुआत में ही खत्म कर दिया। एकदम। एक और मामला है दिसंबर 2025 का, अनिल बनाम राजस्थान राज्य। इसमें अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। क्यों? क्योंकि अदालत ने पाया कि पहली नजर में इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जो संपत्ति आरोपी के पास थी वो किसी सिंडिकेट के लिए या उसके इशारे पर कब्जे में रखी गई थी। इन मामलों से एक बात शीशे की तरह साफ है। क्या? कि अदालतें इस कानून की पहली और सबसे जरूरी शर्त यानी संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ संबंध को बहुत बहुत गंभीरता से ले रही हैं। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, ये इस कानून की आत्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस धारा का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका पहला काम पुलिस या अदालत को ये यकीन दिलाना होगा कि ये मामला सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद का नहीं, बल्कि संगठित अपराध का है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अदालतें मार्गदर्शन के लिए मकोका जैसे पुराने कानूनों के तहत दिए गए फैसलों का भी संदर्भ ले रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का 2008 का एक बहुत प्रसिद्ध मामला है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम भरत शांतिलाल शाह। ये मकोका से जुड़ा था, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार अगर अभियोजन पक्ष सिंडिकेट और आरोपी के बीच एक विश्वसनीय लिंक स्थापित कर देता है तो फिर यह साबित करने का भार आरोपी पर आ जाता है कि उसकी संपत्ति वैध है। अच्छा, इसे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं? हाँ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। और पूरी संभावना है कि यही सिद्धांत अब बीएनएस की धारा 111(7) के मामलों में भी लागू होगा। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें तो वो कैसी दिखेगी? मान लीजिए किसी की जमीन पर एक जाने माने लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रक्रिया सीधी होगी। पहला कदम, वो व्यक्ति पुलिस या संबंधित न्यायालय में बीएनएस की धारा 111(7) के तहत एक विस्तृत आवेदन देगा। ठीक है। इस आवेदन में उसे सिर्फ कब्जे की बात नहीं करनी, बल्कि ये भी बताना होगा कि कब्जा करने वाला व्यक्ति कैसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है, उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उसके काम करने का तरीका, ये सब बातें शामिल करनी होंगी। और दूसरा कदम? दूसरा और सबसे जरूरी कदम,
अपने दावे को वजन देने के लिए वो उन 7 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रतियां संलग्न करेगा जो संगठित अपराध के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। इससे जांच एजेंसी और अदालत को ये समझने में मदद मिलेगी कि ये मामला क्यों इस विशेष धारा के तहत आता है। और अगर अदालत इस बात से सहमत हो जाती है कि पहली नजर में ये संगठित अपराध का मामला लगता है, तब क्या होगा? तब इस कानून की असली ताकत दिखेगी। अदालत आरोपी को नोटिस जारी करेगी और उससे संपत्ति के वैध होने का हिसाब मांगेगी। और जैसा हमने भरत शांतिलाल शाह केस में देखा, सबूत का बोझ अब आरोपी पर है। बिल्कुल, अगर वो कोई संतोषजनक जवाब या सबूत नहीं दे पाता तो कानून के तहत उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सही। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक बहुत बड़े और आकर्षक दावे के साथ शुरुआत की थी, 5 से 7 दिनों में अपनी संपत्ति वापस पाएं। इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम यहाँ पहुँचते हैं कि बीएनएस की धारा 111/7 वाकई एक बहुत शक्तिशाली और क्रांतिकारी उपकरण है। इसमें कठोर सजा है, तेज कार्रवाई की क्षमता है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसका दायरा बहुत ही विशिष्ट और सीमित है। ये हर संपत्ति विवाद के लिए कोई जादुई त्वरित समाधान नहीं है। ये विशेष रूप से संगठित अपराध सिंडिकेट यानी लैंड माफिया, उगाही करने वाले गिरोहों से जुड़े अवैध कब्जे के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हथियार है। और सिंडिकेट से जुड़ाव साबित करना ही इस कानून की शक्ति को सक्रिय करने वाली चाबी है। बिल्कुल, यही चाबी है। और वो 7 सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वो उस चाबी को सही ताले में लगाने का एक तरीका है। वो ये स्थापित करने में मदद करते हैं कि ये मामला साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। लेकिन जैसा कि हमने हाईकोर्ट के हाल के मामलों में देखा, अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सिंडिकेट से लिंक को कितनी मजबूती से साबित कर पाते हैं। निचोड़ यही है कि ये कानून संपत्ति से जुड़े अपराधों से निपटने में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। ये पीड़ितों को एक नया और शक्तिशाली रास्ता देता है, लेकिन संपत्ति के मालिकों को इसे एक सार्वभौमिक त्वरित समाधान के रूप में देखने से पहले इसके सही संदर्भ और इसकी सीमाओं को समझना होगा। ये जानना जरूरी है कि ये कब, कैसे और किसके खिलाफ लागू होता है। सही बात है। और यहाँ हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे अदालतों में इस नए कानून का परीक्षण होगा और इस पर और मामले सामने आएंगे, संगठित अपराध सिंडिकेट की परिभाषा कैसे विकसित हो सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भविष्य में इसमें जमीन पर कब्जा करने वाले वो अनौपचारिक समूह भी शामिल किए जा सकते हैं जो शायद पारंपरिक माफिया की तरह न दिखते हों, लेकिन जिनका काम करने का तरीका संगठित हो? और अगर ऐसा होता है तो देश के संपत्ति कानूनों के लिए इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे?